हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों आज हम ऐसे टू की नेक्स्ट वीडियो करते हैं बच्चों। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 करते हैं बच्चों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। तो देखिए बच्चों, आज हमारा जो 19वां क्वेश्चन है बच्चों, वो है इस तरह से कि आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान रखना हमने। तो देखिए बच्चों, कैसा क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे बच्चों। कुछ एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि आपके पास टू रेज टू पावर -3 लिखा है बच्चों। इसका आपको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? वैल्यू निकालना है बच्चों। तो आप इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से करें बच्चों? ऐसा नहीं है कि यही आपको क्वेश्चन आने वाला है इस टाइप है, यानी कि किसी की भी पावर में माइनस कुछ भी लिखा हो सकता है बच्चों। तो उसे कैसे सॉल्व करें? तो देखिए बच्चों, इसका जो सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, कभी भी अगर किसी की पावर में माइनस लगा होता है तो उस माइनस को हटाने के लिए बच्चों आप क्या करते हैं, इसे इन्वर्स कर देते हैं। इसे जो ये दो है ना बच्चों, कोई भी संख्या आपको मैंने पहले ही बता रखी है कि जैसे 1 2 3 4 कुछ भी होगा ना बच्चों, तो इन ये सभी बच्चों रैशनल फॉर्म में होती है। कैसे? इनके सभी के बटा में 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, वैसे बच्चों। तो इसके बटा में भी 1 है, तो इसे उल्टा कर देंगे बच्चों। इसका जो आंसर होने वाला है बच्चों, वो इस तरह से होने वाला है 1/2। अब हमारा बच्चों पावर से जो है हमारा माइनस का साइन जो है वो हट जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए बच्चों, 1 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3 हम इस तरह से लिखते हैं, और इसे करते हैं 1 × 1 × 1, और नीचे करते हैं बच्चों 2 × 2 × 2। तो इसका जो आंसर आया बच्चों आपके पास 1/2 4 4 8, यानी कि 1/8। ये आंसर है बच्चों। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है। किसी की भी पावर में आपको माइनस में लिख कर दिया जाएगा तो उसे सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है और एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला बच्चों, ये जो एक क्वेश्चन है वो आया बच्चों आपका p² - q²। ठीक है बच्चों, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आपको पूछा जाएगा कि इसके गुणनखंड निकालिए, यानी कि फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर निकालना है। तो आप कैसे करें? आपको एक आइडेंटिटी याद होगी अगर आपने पढ़ी है तो। देखिए जैसे a² - b²। ठीक है बच्चों, इसका क्या होता है बच्चों, एक बार प्लस लिख लेते हैं a+b, और एक बार बच्चों a - b इस तरह से लिख लेते हैं बस। इसे देखिए, इसकी जो शक्ल है बच्चों कुछ इस तरह की है, सेम। तो इसका जो आपके पास फैक्टर होने वाला है वो बच्चों, एक बार आप लिखे बच्चों p+q, और एक बार लिखे बच्चों p - q। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है। और आप ये फैक्टराइज वाली जो आइडेंटिटी है वो आप बिल्कुल ध्यान में रखें अच्छे से बच्चों। ये ज़रूरी नहीं ये हो सकता है आपको a+b का जो होल स्क्वायर है ऐसा भी पूछा जाए। तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इसका मतलब ऊपर स्क्वायर लगाए तो आप दोनों ही a+b और इधर a+b ये लिखें, ये इसके फैक्टर होते हैं बच्चों। कहीं कहीं पे आपको a - b भी हो सकता है बच्चों, तो वहाँ पे भी आप ना घबराएं। तो इसका जो होता है बच्चों a - b एंड दूसरी बार भी a - b। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप करें, इस तरह से फैक्टर होते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, अब अगला आपका क्वेश्चन है कि भाई आपको कॉमन निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर, जिसे सार्वगुणनखंड कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले सार्वगुणनखंड, और इंग्लिश मीडियम वाले सुनेंगे कि कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया गया है 2x एंड 3x² एंड क्या बच्चों 4। इसके आपको क्या निकालना है बच्चों? कॉमन फैक्टर, यानी कि सार्वगुणनखंड। तो कैसे निकालें? देखिए मैं इजीली मैं देखूंगा कि भाई ये जो आपके पास अंक लिखे हैं, यानी कि नंबर है 4 है, 3 है, 2 है, इन ये सभी ऐसी ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को भाग कर सके। तो इसके लिए आपका सबसे आसान तरीका है कि इन सभी का एचसीएफ निकालो, या फिर आप ये देखें कि ये किसे ये 2 से भाग, सबसे छोटा कौन सा? ये 2 है। 2 तो 2 से भाग होता है, इससे नहीं होता, इससे नहीं होता है। तो मतलब ये तीनों ही जो है अलग अलग है। देखिए बच्चों, ये जो है आपका इवन नंबर है, इवन नंबर है। ये 2 तो 2 से भाग हो सकते हैं पर 3 नहीं। तो इसका मतलब आपको इसके जो फैक्टर करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं बच्चों, इसे कैसे? 2 × 1 × x, और इसे कह सकते हैं 3 × 1 × x, क्योंकि इसके पास x² है। और इसे लिख सकते हैं आप इसे 2 × 2 × 1। अब देखिए बच्चों, तीनों के पास ऐसा कौन सा चीज़ है जो सेम है? तो एक है बच्चों। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। एक तो आया आपके पास एक, तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों किस तरह से? देखिए ये है आपका बच्चों 1 इस तरह से, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखिए 2x 3x² 4। ठीक है बच्चों, ये जो होता है ना बच्चों, यही होता है आपका सार्वगुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर, ये 1। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। आपको कॉमन निकालने की बात करेंगे तो इसी के बारे में पूछा जाता है। अगर फैक्टर की बात करें तो ये दोनों ही लिखने होते हैं आपको। ये दोनों जो है फैक्टर है, और ये जो है ये ओनली कॉमन फैक्टर है। ये ओनली कॉमन फैक्टर है बच्चों, यानी कि सार्वगुणनखंड। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपको जो क्वेश्चन पूछने वाला बच्चों, अच्छा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए बच्चों, क्यूब जो होता है आपके पास इस तरह का होता है। ठीक है, देखें इस तरह का होता है, यानी कि इसकी जो सारी एजेस होती हैं वो इक्वल होती है बच्चों। सारी एजेस जो होती हैं वो इक्वल होती है। तो इसका आपको निकालना है बच्चों क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया। आई मीन टू से टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अगर आपको सिर्फ सरफेस एरिया लिखा तो इसका मतलब होता है कि टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA ही होता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों इसका मतलब। ठीक है, अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझे। अगर आपको वक्र पृष्ठीय पूछा
तो बच्चों वो अलग बात है बच्चों कि चारों तरफ कहीं निकालना है। तो इसका जो होता है बच्चों, आप देखिए बहुत ही आसान होता है। अगर आपको नहीं पता तो देखिए इसकी जो कितने फेस होते हैं बच्चों, इसमें 6 फेस होते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों? और सभी फेस इक्वल होते हैं, सभी इक्वल होते हैं, सभी इक्वल होते हैं, ठीक है? 6 के 6 फेस सभी इक्वल होते हैं और किस शेप में होते हैं? वो स्क्वायर के शेप में होते हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों आपके पास? एक स्क्वायर का एरिया होता है आपका भी। देखिए अगर इसकी साइड को हम ए मान लेते हैं तो एक स्क्वायर का एरिया होता है आपका ए स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बच्चों ये स्क्वायर है, ठीक है? इसकी अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो इसको भी यही मानना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर में तो सभी इक्वल होते हैं साइड, ठीक है बच्चों? तो देखिए एल इंटू भी करेंगे तो एल इंटू भी करेंगे इसमें तो एल भी इसमें ए ही होती है और भी इसमें ए ही होती है, तो आपका ए स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों? बट इन केस ऑफ क्यूब इसका पूछा हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हमारे पास सिक्स बनते हैं बच्चों, क्या 6 स्क्वायर बन जाते हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है? तो आप करें एक का तो आपका ए स्क्वायर आता है, तो 6 का कितना आएगा? तो 6 ए स्क्वायर आएगा बच्चों। यही आपका आंसर होता है बच्चों। हो सकता है आपके जो क्वेश्चन पेपर है उस पे ऐसा क्वेश्चन लिखा हो कि भाई इसका जो एक क्यूब है तो उसका एरिया क्या हो सकता है ऐसा लिखा हो कि भाई 6 भी स्क्वायर है या फिर 6 एल स्क्वायर है, कुछ भी लिखा हो सकता है बच्चों। वो उनकी मर्जी है कि आपको जो इसकी साइड है किससे आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों? इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। ए लिखा तो ए स्क्वायर होगा, बी लिखा तो बी स्क्वायर होगा, एल होगा तो एल स्क्वायर होगा, ठीक है? एल मीन्स लेंथ होता है। तो आगे चलते बच्चों, आगे आपके पास एक क्वेश्चन आता है बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, यानी कि इसी चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये समचतुर्भुज समझते हैं बच्चों, यानी कि ऐसा ऐसा क्वाड्रिलेटर यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी बच्चों आपके पास जो होती है आमने सामने की इस तो बराबर होती हैं और सारी भी आपस में बच्चों बराबर होती है, बट ये जो है आपका स्क्वायर नहीं होगा, ये सभी इक्वल होंगी, इसे कहते हैं बच्चों। और इसके डायगोनल होते हैं बच्चों ये वाले, ये तो आपको दे रखे हैं बच्चों कौन कौन से, यानी कि आप इसे D1 डायगोनल 1 वो आप लिख सकते हैं बच्चों 16 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 आप लिख सकते हैं बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो इसका बच्चों आपको एरिया कैसे निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चों हाफ कर देंगे इसे और यहाँ पे D1 इंटू D2 कर देंगे बच्चों। बहुत ही ईजी है बच्चों D1 इंटू D2। तो देखिए आप हाफ लिख दें, आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपने इसी तरह से करना है। हाफ D1 कितना है बच्चों, देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिख लेंगे। D1 है बच्चों आपके पास 16 और D2 है बच्चों आपके पास 30। तो देखिए बच्चों यहाँ से ही करें आप 8 गुना 16, 8 आया 8 3 24 यानी कि आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इसका एरिया है। इस तरह से आप निकालेंगे बच्चों, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आपको इसी तरह से तैयारी करनी है, इस तरह जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ जिससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बस इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बने, आपको आसानी से बच्चों आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों ऐसे 2 में, ठीक है? 8th क्लास के लिए। तो आगे चलते बच्चों, आगे आपके पास कहा गया है बच्चों कि आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। किसका निकालना है अब मैं वो बताता हूँ बच्चों, ठीक है? देखिए बच्चों आपके पास दिया है आपके पास कि क्या दिया है आपके पास, थोड़ा घूम लेता हूँ बच्चों। आपके पास दिया है बच्चों यहाँ पे 7x है और प्लस है 42 है, ठीक है? प्लस होगा या फिर माइनस भी हो सकता है, 7x माइनस 42। इसके आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा ये है। अब देखना है क्या ये इसको डिवाइड कर सकता है, यस डिवाइड कर सकता है। तो आप इससे कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए 7 कॉमन निकाला, 7 इससे बाहर निकला तो यहाँ पे x ही रह गया और यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पे सिर्फ 6 रह गया। देखिए बच्चों कैसे, देखिए फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, पहले ये इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर ये इसको करेगा। देखिए 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 6 42, ठीक है? 7 6 42, 7 6 42, ठीक है बच्चों? ये इसका कॉमन फैक्टर होता है। आप इस तरह से लिखिए इसे ब्रैकेट में, ये इसका कॉमन फैक्टर है। आगे चलते बच्चों कहीं भी आपको इस तरह से भी लिखा हो सकता है बच्चों, आपके हो सकता है मल्टीपल चॉइस में तो आपको इस तरह से लिख देगा और यहाँ पे x माइनस 6 लिख देगा। तो आपने ये नहीं घबराना है कि यहाँ पे तो भाई मैंने आपको ये बताया कि इधर कोई भी साइन नहीं लगाया पर यहाँ मल्टीप्लाई, तो बच्चों अगर कोई साइन नहीं लगा तो भी मल्टीप्लाई होता है, अगर लगा तो भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है बच्चों? ये हमेशा याद रखें। दूसरी बात बच्चों हमेशा ध्यान रखें आप कि भाई यहाँ पे अगर आपको ये लिखा है गुणा, गुणा और x में फ़र्क है बच्चों, 7 गुणा x माइनस 6 ऐसा लिखा होगा, या फिर अगर x लिखा है तो 7x और यहाँ पे x माइनस 6 ऐसा लिखा होगा बच्चों, ठीक है? तो ये गलत है बच्चों, ये सही है। आगे चलते बच्चों, आगे आपके पास दिया बच्चों यानी कि ऐड करना है आपको, ठीक है? सम करना है किस किस का, तो देखें आपके पास दिया है AB प्लस BC प्लस ये दो चीज़ें दी हैं बच्चों आपके पास, ठीक है? एक ये दी है पूरी और दूसरी दी है आपको BC माइनस AB, ठीक है? इसे प्लस करना है तो कैसे करेंगे, लिखेंगे आप AB प्लस BC प्लस, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आप यहाँ पे एक BC लिखा, अब इसे आगे प्लस कर देंगे, ये कॉमा को हटा के प्लस BC माइनस AB। अब देखिए एक माइनस AB है और एक प्लस AB है, ये दोनों तो हो गए बच्चों जीरो, बचा क्या BC प्लस BC, तो ये बना बच्चों आपका 2BC। तो इस तरह से आपको ऐड करना होता है बच्चों, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे जो आपका क्वेश्चन है बच्चों गुणनफल कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो कैसे करना है, यहाँ देखें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी कि जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 ऐसा दिया हो सकता है, इससे गुणा कीजिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, बेस सेम है x लिखा और ऊपर पावर को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ कितने 4 3 7 7 8 9 और एक यहाँ होती है तो ये बना बच्चों 10। तो आपका आंसर आने वाला है एक्स रेज टू पावर 10, ठीक है? हमेशा याद रखें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, प्रॉपर्टी ये यूज़ हुई है ए रेज टू पावर m
इंटू ए रेज टू पावर एन। ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है बच्चों। इसका क्या होता है, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो आप ए एक बार लिख देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं एम प्लस एन। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह से ये इसमें तो देखिए बच्चों कितने 1 2 3 4 यानी कि 4 टर्म्स है, और हो सकता है ये कितनी भी हो सकती है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, बेस देखने हैं सेम है और पावर को ऐड कर देना है। आगे चलते बच्चों, अगला जो क्वेश्चन आपका होने वाला बच्चों, अगला है यानी कि आपको क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका जो भी होगा ना बच्चों, इसका जो आंसर है ये क्या होगा बच्चों, इसका जो है 1/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आपको क्या देखना है, इसके साथ हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, एक क्या ऑपरेट करें। तो मैं कहूँगा कि 1/5 के साथ अगर मैं 5/1 कर दूँ, या फिर सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, कोई बटा एक तो सबके होता है, तो भाई हमारा क्या आने वाला है, 1/1 यानी कि 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ इसका, 5, या फिर 5/1 भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको दिया होगा तो वो ऐसा याद करिए। आगे चलते बच्चों, अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला बच्चों, आपको किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा। जैसे t/5 एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और इक्वल टू 10 दिया है, तो आपको कहा गया है कि भाई t आपको निकालना है। तो कैसे बच्चों, बहुत ही आसान, मैंने कहा था किसी भी चीज़ को आपको ax इक्वल टू b इस फॉर्म में लेकर आना है, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको पास यहाँ पे जो है, इसे मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे, 1/5 लिखा और इसके साथ में t लिखा और इक्वल टू 10 लिखा, बस सेम चीज़ है बच्चों। अगर इसे मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा ना बच्चों, t/5 ही बनेगा। मैंने क्या किया, इसे अलग अलग करके लिखा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो ये देखिए बच्चों, a की जगह में मैंने ये लिखा है और x की जगह में मैंने t लिखा है। ठीक है बच्चों, और ये b की जगह में ये है। अब आपको क्या करना होता है, x निकालना है तो इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको, t निकालना है तो इसको क्या करेंगे, आप उधर ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे, तो देखिए बच्चों, इसको करने के लिए आपको t लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, और 1/5 है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके गुणा होगा। गुणा मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा। तो ये होगा बच्चों आपके पास 5, तो कितना बच्चा बच्चों, 50 ही आपका आंसर है। और अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इनमें से आपको मल्टीपल चॉइस में इनमें से कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए वो बताने के लिए आपके पास लिखा गया है बच्चों 64 एंड और लिखा है आपके पास 100 और आपके पास 47। तो बताइए किसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर होती है, जिसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। तो देखिए इसका तो 8 आता है, इसका 10 आता है, इसका नहीं होता है बच्चों। तो यही है आपके पास आंसर। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते बच्चों। अच्छा, हिंदी में बताऊँ, आकृति में हरे सेब ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ फिगर फाइंडिंग ग्रीन एप्पल इज, यानी कि अब देखिए बच्चों, आपके पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिखा था बच्चों, ये है देखिए बच्चों आपके पास, ये आपकी बुक में भी है बच्चों, बाकायदा आपकी बुक में भी। यहाँ देखिए, इसमें देखिए आपके पास क्या है, यहाँ देखिए ग्रीन एप्पल, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, कितने हैं, 3 ग्रीन है। ठीक है बच्चों, और रेड कितने, 1 2 3 4, 4 रेड है। इसमें पूछा गया है कि भाई आपको प्रॉबिलिटी बतानी है किसकी, ग्रीन एप्पल की। तो ग्रीन एप्पल, अगर हम एक इसको बैग मान ले, इसमें हम हाथ डाल के ग्रीन एप्पल निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमें पता नहीं है, हम आंखें बंद करके निकाल रहे हैं। अब हमें उसकी क्या प्रॉबिलिटी कि हमारे हाथ में ग्रीन एप्पल आए या फिर रेड एप्पल आए। तो ग्रीन एप्पल आने की प्रॉबिलिटी बच्चों आपको कैसे निकालनी है वो बताता हूं बच्चों। देखिए टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 एप्पल है बच्चों। ठीक है, ओके डन, 7 लिख दिया। अब ग्रीन एप्पल कितने, 3 है बच्चों, यही इसकी प्रॉबिलिटी हो जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको पूछा जाए कि भाई आपको रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कुछ ना करें बच्चों, 1 से आप माइनस करें 3/7 को, इजीली आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 1 होता है, तो देखिए 7 - 3/7 इक्वल टू ये आया बच्चों 4/7। तो देखिए बच्चों, इसमें भी देखते हैं हम, देखिए ग्रीन एप्पल कितने, 1 2 3 4, टोटल कितने बच्चों, टोटल है 7 एप्पल। रेड एप्पल की बात करें, अभी रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी, अभी तो ग्रीन की पूछा था तो ग्रीन की हमने बताई, अगर रेड की पूछते तो कैसे बता देते। अगर दोनों की पूछते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं तो आप इसे देख कर भी कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको ये सब कुछ अगर नहीं दिया होगा, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी पता है बच्चों, हमेशा 1 होती है बच्चों। क्या होती है, आने की। जैसे मान लो आपके पास किसी के आने की, जैसे बैग में जो है ग्रीन के आने की, ग्रीन एप्पल के आने की प्रोबेबिलिटी पता है कि नहीं बच्चों आपके पास, जैसे मान लो P है। ठीक है, और ना आने की आप P डैश। ठीक है, और इन दोनों को जब आप प्लस कर लेते हैं ना बच्चों, इसका हमेशा 1 आएगा बच्चों। और देखिए अगर आपके पास ग्रीन आया तो P1, यानी कि सॉरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ग्रीन आया तो P, नहीं आया तो उसको P डैश से किया, यानी कि वो आया ही नहीं, ग्रीन आया ही नहीं। तो देखिए इन दोनों का मैंने कहा कि एक होता है एक फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा आगे तक काम आने वाला है। तो कैसे, देखिए आपके 3 एप्पल थे 7 में से, ये आपके आए, अब नहीं आए, नहीं आए मतलब क्या होता है बच्चों, नहीं आए इसका मतलब ये होगा ना बच्चों कि भाई आए ही नहीं, ग्रीन कोई भी नहीं आया, तो ग्रीन, इसके लिए तो हमारे को रेड वाले की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, है ना बच्चों। या फिर आप ये समझिए, या रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला के बच्चों एक होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आप ग्रीन लिख दो और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिख लो, तो हमेशा बच्चों एक ही होती है। कैसे, तो देखिए, और ये है बच्चों प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने की, और ये है ग्रीन नहीं आने की। ठीक है बच्चों, ये नहीं सोचना इसमें रेड आए हैं तो ये ग्रीन नहीं आए हैं इसमें। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ है। तो देखिए ये क्या होता है, 3 माइनस, अच्छा 3 - 4/7, और ये आया बच्चों -1/, 1 मिनट बच्चों, ये प्लस करना था।
ठीक है बच्चों, यह है 7/7, यानी कि यहाँ देखिए बच्चों आपके पास एक आंसर आया। ठीक है बच्चों, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी तरह से आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं बच्चों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, किसी की पूछी होगी टोटल देखना है, टोटल में से वो देखने हैं जिसकी पूछी है वो कितने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब आके आपके पास कुछ खाली स्थान आते हैं बच्चों। यहाँ देखिए क्वेश्चन में भी आपको लिखा है, मैं नजदीक करके बताते देखिए, -5 का व्युत्क्रम डैश है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ -5। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा कीजिए। उल्टा करें बच्चों, देखिए ये -5 है, इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, आपको पता है किसी के भी बटा में कुछ नहीं होगा तो एक होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/-5। ये आंसर रहने वाला है बच्चों। और आगे चलते हैं बच्चों, आपको वेरिएबल का मान निकालना तो हमने सीखा है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है 6x = 12। इसमें आपको पूछा है कि भी x निकालना है। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा था किसी भी चीज़ को आपको ax = b की फॉर्म में लेकर आना है, और ये ऑलरेडी b की फॉर्म में है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक को उधर ले जाना है, तो यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई, उधर डिवाइड। तो देखिए बच्चों, यहाँ 12 लिखा और यहाँ 6 लिखा, और ये 2 आया बच्चों। कितना आया, x की जो वैल्यू आई आपके पास 2 आई, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, इस तरह से करने हैं, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन में एग्जाम देते वक्त बिल्कुल शांति से करना है, और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले बच्चों इस तरह से। और इसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी पैटर्न में आपको तैयारी करनी है। 100% आपके जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। आगे जो है बच्चों आपके पास क्वेश्चन है कि ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 4 साइड है। रेगुलर मतलब समझते हैं बच्चों, रेगुलर होता है कि भाई उसकी जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर है। नॉन एज डैश, देखिए 4 भुजाओं वाली एक नियमित बहुभुज को डैश कहते हैं, जिसकी सभी जो साइड होती हैं बच्चों उसको क्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आप उसे कह सकते हैं बच्चों क्या, रोम्बस। क्या कह सकते हैं बच्चों, RHOMBUS, रोम्बस कह सकते हैं बच्चों। यानी कि समचतुर्भुज, क्या कहते हैं, समचतुर्भुज बच्चों। अब देखिए, ऐसा पॉलीगन जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, यानी कि इक्वल होती हैं, तो उसको हम समचतुर्भुज या फिर रोम्बस कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा क्यों, स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों इसमें जो है कंडीशन नहीं है। अब देखिए, अगर जो स्क्वायर है ना बच्चों, ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपका जो है, ये बच्चों आपका जो है स्क्वायर है, इसमें होता है कि यहाँ 90 डिग्री है, ये सभी इक्वल तो होते हैं, पर इसमें 90 डिग्री का जिक्र नहीं किया। ये तो कैसा भी हो सकता है, चारों साइड बराबर है, तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों इसको हम वैसे आई थिंक इसे पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तो आगे चलते बच्चों, अब मेरा जो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो रोम्बस या फिर समचतुर्भुज है। ठीक है, आगे चलते बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपका है बच्चों वो है ये कि भाई आपको 121 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। 121 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये बच्चों आपको पता है किससे आता है बच्चों, 11 से। इसका 11 आता है, क्योंकि बच्चों अगर हम 11 को इसके अंदर 11 × 11 लिखें तो बच्चों देखिए आपका 11 में 121 होता है, तो यानी कि यहाँ पेयर बना तो हमारा 11 ही बार आएगा। ठीक है बच्चों, यस। आगे चलते बच्चों, ये आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आया बच्चों। अब पूछते हैं बच्चों आपको कि 1664 का आपको क्या निकालना है बच्चों, घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। कैसा, यहाँ देखिए मैं इसको नोटेशन में लिख देता हूँ, ये बच्चों। तो इसका क्या होता है, इसको हमने ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके भी 3 के पेयर बने। तो देखिए बच्चों, ये ऐसा बनता है हमारा 4 × 4 × 4। तो बच्चों ये बन गया, तो 4 सीधा बाहर आ गया बच्चों। ये होता है क्यूब रूट, इसका 64। आगे चलते बच्चों, यानी कि आपके पास एक आइडेंटिटी पूछी गई है बच्चों, एक फॉर्मूला है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी है ये बच्चों, a⁻m और a⁻n। तो इसका आगे क्या आने वाला है, तो बच्चों इसका जो आगे आने वाला है, देखो बेस सेम है, तो आप ऐसे लिखें, डिवाइड हो रहा है बेटा, मतलब डिवाइड ही होता है। आप कंफ्यूज ना हो कि भी a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n यही होता है। आप ये ना समझिए कि यही डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। तो इसका भी क्या होगा बच्चों, m - n। हमेशा याद रखें, ए तो सेम है, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं, बस इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी ये है। इसी चीज़ को इन्होंने अलग करके लिखा है आपको कन्फ्यूज़ कराने के लिए। आगे चलते बच्चों, आगे क्या बोलता है कि भी रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कॉल्ड, यानी कि आप जो कोई सामान लेते हैं, जैसे मान लो बच्चों मैंने शीट ले ली, ठीक है, मान लिया उदाहरण के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल कि ये 10 रुपये की शीट है, ठीक है, इस पर 10 रुपये का प्रिंट रेट लगा हुआ है, 10 रुपये इस तरह से लिखा है कि भाई ये कितना है, 10 रुपीज़ है। ठीक है बच्चों, और मुझे जब दुकानदार देता है तो वो मुझे 8 रुपीज़ की देता है, कितनी, 8 रुपीज़ की, यानी कि उसने मुझे 2 रुपये की छूट दी। 2 रुपये की छूट दी ना बच्चों, छूट छूट, इसको बच्चों हिंदी में तो छूट ही कहते हैं, पर इंग्लिश में बच्चों इसे डिस्काउंट कहते हैं। वही पूछा कि क्या कहा जाता है, यानी कि वस्तु के बाजार मूल्य पर दी जाने वाली छूट को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसे, हिंदी में तो जो छूट मिलती है ना बच्चों, हिंदी में कहते हैं बट्टा, बटाटा, बट्टा। याद रखें, हिंदी मीडियम वाले, जो छूट दी जाती है आपको किसी सामान पे, अगर कोई 50 रुपये की कापी है आपको 45 में देता है, यानी कि 5 रुपये की छूट मिली, जो वो छूट मिली उस छूट को हिंदी में कहते हैं बट्टा, और इंग्लिश में बच्चों उसको कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं, DIS डिस्काउंट, COUNT, हमेशा याद रखें। आगे चलते बच्चों, आगे पूछा बच्चों, क्या पूछता है, टोटल अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि जब आपका जो ब्याज होता है वो यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, आपका ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो तब आपका जो होता है कुल राशि क्या होती है, यानी कि ए क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी कि कुल राशि को आप अमाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तभी इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है बच्चों पी, और यहाँ पे आप लिखें 1 +
ऊपर बच्चों नीचे 100 है तो आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर बच्चों आपको आर लिखना पड़ेगा, यानी कि आर मतलब धर होता है, रेट होती है, ठीक है बच्चों। और इधर आपको एन डालना पड़ेगा। एन मतलब होता है बच्चों समय, यानी कि कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जैसे एन इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है बच्चों, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। बस फॉर्मूला ये होता है, आपको क्या निकालने का बच्चों, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं बच्चों, ये आपको देखना है इस फॉर्मूले से रिलेटेड बच्चों, आपका जो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो देखना है आपको। हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप देखिए इसके लिए, ठीक है। आगे चलते बच्चों, आपको क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है यानी कि 6p-12q, इसमें आपको क्या निकालना है बच्चों, फैक्टर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर कैसे निकालना है, देखिए आप कॉमन नहीं निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो देखिए जिस तरह से हम कॉमन निकालते हैं वैसे factor। आप देखेंगे इन दो में से छोटा कौन सा है, तो 6 है। अब देखिए 6 तो 6 को डिवाइड करता है, 6 12 को यस कर सकता है, तो इसका जो आंसर आने वाला है 6 लिखें आप, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखें बच्चों आप, इसको ब्रैकेट में रखना है, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखें, ये देखिए 6, इसने 6 दे दिया तो p बचा, इधर माइनस है, और इसने 6 दे दिया, कैसे 6 इंटू 2 ऐसा होता है बच्चों, ये 6 दूना 12, यानी कि 6 2 12 होता है, यानी कि 6 दे दिया तो क्या बचा 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2p, तो साथ में रहने वाला यही होते हैं बच्चों क्या, गुणनखंड, यानी कि फैक्टर किसके, इसके। जबकि क्या कि हमने कॉमन ही तो निकाला और दोनों को लिख दिया, ये दोनों ही फैक्टर होते हैं, मैंने कहा था ये क्या है, कॉमन। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके फैक्टर, ठीक है। आगे चलते बच्चों, अब आपको पूछा गया है बच्चों, एक क्वेश्चन है कि भाई कुछ आपको इस तरह की शेप बनाई हो सकती है, आप ध्यान रखें, हो सकता है आपको इस बार भी पूछ ले, आपको पूछा जाएगा कि भाई क्या इसमें कुछ नाम दे दिया जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों क्या, शीर्ष कहते हैं, हिंदी में शीर्ष, इंग्लिश में वर्टेक्स, क्या कहते हैं बच्चों, VERTEX, ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखें, वर्टेक्स। अब बच्चों ये जो होती है, ये इसको कहते हैं बच्चों, कोई भी एक चीज़ पूछा जाएगा ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, ये जो कोने हैं ना बच्चों, इसे वर्टेक्स, यानी कि हिंदी में शीर्ष, और इसे कहते हैं बच्चों आपको क्या, EDGE, एज, ठीक है बच्चों, एज मतलब किनारा, ठीक है। और बच्चों जो ये चीज़ है बच्चों, ये यानी कि सामने वाला जो भी होता है, जैसे देखिए ये मेरा एक फ़ोन है, देखिए ये हो गए इसके वर्टेक्स, ये कौन है, ठीक है। अब ये जो सामने वाला है इसे कहते हैं बच्चों आपका फेस, क्या कहते हैं बच्चों इसे, फेस, हिंदी में फलक। ये बच्चों आपका क्या है, फेस, FACE, हिंदी में कहते हैं बच्चों फलक, फलक, ठीक है बच्चों, फलक, ठीक है। इसको, ये जो पूरी चीज़ है बच्चों, इसको कहते हैं, ठीक है, ये ना समझिए। आगे चलते हैं बच्चों, इस तरह से आपको कुछ पढ़नी है बच्चों, थ्री डायमेंशनल जो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। अब चलते हैं बच्चों, आपके पास जो है 2 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उसको आप कैसे पढ़ें। तो देखिए बच्चों कुछ छोटे से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों हम। इसमें कहा गया है कि -5/6 को 6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए बच्चों बहुत ही आसान है, आपको जो है रेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिए आपके पास क्या क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, 5/8 माइनस, ठीक है। आपको बहुत आसान है बच्चों, डरना नहीं है, आपको नंबर लाइन पता है, ये होती है बच्चों, ठीक है। बीच में आप 0 लिख दें, लिखा। अब आपको ऊपर देखना है, यहाँ माइनस है तो आप माइनस की तरफ ही जाएँ, कितना, माइनस ऊपर वाला देखिए, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, ऊपर से मतलब है हमें, नीचे से नहीं। 5 है, माइनस की तरफ जाएँ, 1 2 3 4 5 लिखें, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5, आगे भी आएगा, 6 भी आएगा, है ना बच्चों। हमें तो 5 तक काम है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बच्चों आपके पास, देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, सभी को माइनस लगा लें, ठीक है बच्चों। अब इसने तो बोला हमें -5 तो नहीं चाहिए, हमें तो अपॉन 8 भी चाहिए, तो सभी के 8 लगा लें, सभी के बटा में 8, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान, वेरी वेरी इजी, ठीक है बच्चों। अब आपको पूछा गया था -5/8, आपको कहाँ करना है, नंबर लाइन पे क्या करना है आपको बच्चों, दिखाना है, ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए आपका कहाँ पे आया, ये आया बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5/8 बच्चों, ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। आपका आंसर हो गया, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। चाहे कुछ भी दिया होगा बच्चों, कुछ भी, कोई भी संख्या दी होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे चलते बच्चों, आगे आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, इसे बच्चों यानी कि डिवाइड करना है। देखिए बच्चों किसको डिवाइड करना है, यहाँ देखते हैं, देखिए 6 6p² और r³, ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करना है 11q और r² से। अब देखिए कैसे डिवाइड करें, बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ देखें 11 से आप इसको डिवाइड करें, ठीक है बच्चों, साथ में लिखते जाना, ये काटा, ठीक है बच्चों, देखना है 11 6 है 66, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे p है बच्चों, p तो आपका रहने वाला है, p तो कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब क्यू से करना है बच्चों, आपको क्या करना है, क्यू से क्यू को काटना है भाई, एक क्यू आपके पास बच गया, ठीक है। इससे कितने कट गए, 2 थे यहाँ पे, 2 क्यू थे, एक कट गया, एक बचा। अब आर यहाँ कितने, 2 है, यहाँ 3 है, तो ये भी कट गया। और यहाँ से बच्चों आपके पास कितने कट गए, देखो 2 कट गए, 3 आर थे, ऐसे आर आर गुना आर, इनमें से कितने आर गए, 2 आर गए, 1 2, तो एक ही आर आपके पास बचे बच्चों, यही आपका आंसर होता है बच्चों, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, आसानी से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों, ये तो मैंने आपको सिंपली बताया है डायरेक्टली। अगर आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों ये लिखना है 66p² और r³ ऐसा लिखना है, और इसके
ये जो है बच्चों डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड का मतलब बटा होता है, तो ये लिखना है 11 QR², ठीक है। तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं, देखिए बच्चों 11×6 = 66। और देखते क्या है, क्यू से क्यू कटा, एक क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से R2 से R2 कट गए और एक R बच गया। अब सभी को गुणा करेंगे, जो जो बचा है ये P को भी गुणा कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, P इसमें जब गुणा होगा 6QR, देखिए P इंटू 6QR में जब गुना होगा तो ये बनेगा बच्चों, क्या बनेगा 6PQR, ठीक है। ये आंसर रहेगा बच्चों, इस तरह से आपको दिखाना है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा बच्चों जल्द ही, यानी कि शाम को लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।